ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आपको अक्सर डरावनी कहानियां सुनाते रहता हूं। कभी वेयरवुल्फ की, कभी वेंडिगो की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वेंडिगो और वेयरवुल्फ का आमना सामना हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि वेंडिगो जैसे आदमखोर क्रिएचर के सामने अगर एक खूंखार वेयरवुल्फ आ गया तो दोनों के बीच की बैटल का कंक्लूजन क्या निकलेगा? और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक ऐसी ही वर्सेस बैटल जिसके एक तरफ होगा आदमखोर वेंडिगो और वहीं दूसरी तरफ एक खूंखार वेयरवुल्फ। मैं बात करूंगा दोनों की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में और आखिरी में कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर कौन जीत सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेंडिगो की। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को नहीं पता वेंडिगोस क्या होते हैं, तो वेंडिगोस एक अर्बन लेजेंड है। कहा जाता है कि कई सालों पहले अमेरिका में एक इविल स्पिरिट लोगों को पोजेस करके आदमखोर बना रही थी, जिसके चलते इंसान ने इंसानों का मांस ही खाना शुरू कर दिया था। और वो इविल स्पिरिट जिसको भी अपने कब्जे में ले लेती, वो इतना ज़्यादा आदमखोर हो जाता कि वो पागलों की तरह लोगों को मार के उन्हें खाने लगता और धीरे धीरे तब्दील हो जाता एक वेंडिगो में। तो बात करें वेंडिगोस की पावर्स के बारे में, तो ये कैरी करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ये अपनी पावर का कुछ % यूज़ करके ही बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है। ये अपने शिकार को कुछ किलोमीटर दूर से ही सूंघ सकता है। ये अपने शिकार को इतना ज़्यादा डरा देता है कि वो खुद ही अपनी जान दे देता है। वेंडिगो की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो आपसे कई 100 मीटर दूर भी है तो वो देखते ही देखते कब आपके पास आ जाएगा आपको ये पता नहीं चलेगा। वेंडिगोस वेदर को मैनिपुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये काफ़ी अच्छे शेप शिफ्टर भी होते हैं। ये अपना रूप बदल सकते हैं, जो कि सच में काफ़ी भयानक बात है। तो आइए बात करते हैं वेंडिगो के अपोनेंट यानी कि वेयरवुल्फ के बारे में। बात करें वेयरवुल्फ की, तो वेयरवुल्फ के पास भी पावर्स की कोई कमी नहीं है। वेयरवुल्फ भी सुपर स्ट्रेंथ को कैरी करता है। वो भी बड़ी बड़ी चीज़ों को, भारी से भारी चीज़ों को आसानी से उठा के इधर से उधर फेंक सकता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इसके जबड़े होते हैं, जिसके अंदर अगर कोई एक बार आ गया तो उसका निकलना लगभग नामुमकिन होता है। वेयरवुल्फ के लंबे लंबे दांत किसी भी क्रिएचर को कुछ ही सेकंड में मौत की नींद सुलाने के काबिल होते हैं। बात करें वेयरवुल्फ की स्पीड को, तो इसको माप पाना ही इम्पॉसिबल है। ये इतनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भागता है कि आपको ऐसा लगेगा कि बस एक काला साया गुजरा है। इसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं होता। अगर आप इससे कई किलोमीटर आगे भी भाग रहे हैं तो ये आपको कुछ ही मिनट्स में टेक डाउन कर देगा। और सबसे बड़ी वेयरवुल्फ की जो एडवांटेज होती वो होती है उसका हीलिंग फैक्टर। वेयरवुल्फ का हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो गहरे से गहरे जख्म को कुछ ही सेकंड्स में हील कर देता है। और वेयरवुल्फ की एक और खासियत है जो कि उसे रात का बहुत ही खतरनाक शिकारी बना देता है, वो है उसका विजन। रात के वक्त उसे इतना साफ दिखाई देता है जितना हमें दिन में भी नहीं दिखाई देता। वो बहुत दूर से ही किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस कर सकता है और देख सकता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर कौन जीतेगा। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती है। जैसे कि लड़ने के हालात, वो कहाँ लड़ रहे हैं, वो किस जगह लड़ रहे हैं, वो जंगलों में हैं या कहीं बाहर हैं। और अगर बैटल जंगलों में हो रही है तो ये बैटल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि वेंडिगो और वेयरवुल्फ दोनों ही जंगलों में लड़ाई के लिए सुप्रीम लेवल की पोजीशन कैरी करते हैं। अगर जंगल में वो दोनों आपस में लड़े तो हो सकता है वेंडिगो को अपनी पावर जो कि है वेदर मैनिपुलेशन की, वो सबसे ज़्यादा काम में आ सकती है। हो सकता है वो वेदर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके अपने साइड में कर दे और साथ ही साथ
वेंडिगो की स्ट्रेंथ भी वेयरवुल्फ को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वेयरवुल्फ भी कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। वेंडिगो को जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकती है वो है वेयरवुल्फ के जबड़े। अगर वेंडिगो गलती से भी वेयरवुल्फ के जबड़े में आ गया तो वेंडिगो का काम वहीं ख़त्म हो जाएगा। और वेयरवुल्फ के लिए ये करना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वेयरवुल्फ आंखों से ज़्यादा अपनी नाक पे भरोसा करता है। अगर वेंडिगो अपने सबसे तेज़ रफ्तार में ना दिखने के फॉर्म में भी होगा, तब भी वेयरवुल्फ अपनी नाक की बदौलत वेंडिगो को अपने शिकंजे में कस लेगा। और वहीं कहीं अगर वेंडिगो ने वेयरवुल्फ को डैमेज दे दिया तो वेयरवुल्फ का हीलिंग फैक्टर उसे कुछ ही मिनटों में वापस से हील कर देगा, जिसकी वजह से वेंडिगो की परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और वही एक और चीज़ है जो कि वेंडिगो को काफ़ी भारी पड़ सकती है, और वो है माइंड। जैसा कि आपको पता है, वेंडिगो में ज़्यादा दिमाग नहीं होता। वो एक आदमखोर दरिंदा होता है जो कि अपने सामने इंसान को देखकर, शिकार को देखकर सिर्फ पागलों की तरह टूट पड़ता है। वहीं वेयरवुल्फ काफ़ी समझदार होते हैं, क्योंकि वो इंसान और वेयरवुल्फ के मिक्स ब्रीड होते हैं। उनके पास वेयरवुल्फ की पावर के साथ साथ इंसान का दिमाग भी होता है। और आपको पता है कि स्ट्रेंथ और जब माइंड एक साथ मिल जाते हैं तो काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन निकल के आता है, जो कि बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकता है। हो सकता है अपने माइंड का यूज़ करके वेयरवुल्फ वेंडिगो पे भारी पड़े। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि आखिर कौन जीतेगा। अगर आप मेरी बात मानो तो वेयरवुल्फ इस बैटल को जीत सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वेयरवुल्फ के पास स्ट्रेंथ के साथ साथ माइंड भी है, जिसका इस्तेमाल वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। वहीं उसका हीलिंग फैक्टर वेंडिगो के दिए गए डैमेज को हील करने के काबिल है, जो कि एक और प्लस पॉइंट है वेयरवुल्फ के लिए। वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरह से घायल करेंगे, लेकिन वो दोनों मर नहीं सकते, क्योंकि वेयरवुल्फ अगर मरता है तो सिर्फ सिल्वर की चीज़ों से। अगर उसके हाथ में कोई सिल्वर स्वॉर्ड या फिर सिल्वर बुलेट मारी जाए तभी वो मर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि वेंडिगो के पास ऐसी कोई चीज़ होगी। वो सिर्फ जंगल में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेगा एज अ वेपन, और जंगलों में उसे सिल्वर तो कहीं नहीं मिलने वाला। वेंडिगो को मारना हो तो उसके हाथ पे अटैक करना पड़ता है, जो कि वेयरवुल्फ के लिए काफ़ी आसान होगा। लेकिन आखिरी में दोनों में से एक को बैटल एंड करनी होगी। उन दोनों में से किसी को वहां से भागना पड़ेगा। वेयरवुल्फ वेंडिगो के हार्ट पे अटैक करके उसे मार तो सकता है, लेकिन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया कि वेंडिगो का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। वो एक इविल स्पिरिट होती है जो कि किसी के भी माइंड पे कब्जा कर सकती है। वेयरवुल्फ वेंडिगो के फिजिकल फॉर्म को तो ख़त्म कर देगा, लेकिन वेंडिगो को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेंडिगो एक इविल स्पिरिट होती है और स्पिरिट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और आखिर में यही होगा कि वेंडिगो के फिजिकल फॉर्म को ख़त्म करके वेयरवुल्फ वहाँ से चला जाएगा। तो ये था मेरा नज़रिया कि आखिर अगर वेंडिगो और वेयरवुल्फ आपस में लड़ते हैं तो आखिर कौन जीतेगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये कहानी है जैरेड नाम के एक शिकारी की, जो कि जा रहा था कनाडा के सबसे खतरनाक जंगल में। वो जा रहा था एक ऐसे जंगल में शिकार करने के लिए जिस जंगल का नाम सुनते ही बाकी शिकारी काफ़ी ज़्यादा सहम जाते थे। उसे रास्ते के लिए एक साथी चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि जंगल के काम वो अकेले नहीं कर सकता। उसे एक आदमी की ज़रूरत तो थी ही। उसने कई शिकारियों से बात की, लेकिन कोई भी शिकारी उस जंगल का नाम सुनते ही वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जैरेड समझ रहा था कि ये सारे शिकारी डरपोक हैं और इनमें हिम्मत ही नहीं है कि जंगल में जाके वो सब शिकार करे। वो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक से उसे एक आदमी दिखा जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब था। उसके पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे। वो लोगों से भीख मांग रहा था और उस आदमी को भीख मांगता हुआ देख के जैरेड ने उसे अपने पास बुलाया। वो भिखारी खुश हो गया। उसे लगा कि जैरेड उसे कुछ खाने के लिए देगा और जैरेड ने उसे कहा कि भिखारी हो, भीख मांगते हो, खाने के लिए कुछ मिलता भी है दिन में कि नहीं। ये बात सुन के उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए।
उस भिखारी ने नाव में सर हिलाया। जैरेड ने उसका जवाब देखकर उस भिखारी से कहा कि सुनो, मैं एक शिकारी हूँ और मैं जा रहा हूँ कनाडा के एक जंगल में शिकार करने के लिए, और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से रखूँगा। खाना पीना सब मेरी जिम्मेदारी, बस तुम्हें छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। चलो, मंजूर है तुम्हें? उस भिखारी के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो जैरेड के साथ नहीं जाता तो वो भूख से वहीं मर जाता। उस भिखारी ने हाँ कर दी और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और जैरेड ने गाड़ी बढ़ा ली उस जंगल की तरफ। जैरेड ने उस भिखारी से उसका नाम पूछा। उस भिखारी ने अपना नाम स्टीव बताया और फिर वो दोनों बातें करते हुए उस जंगल में पहुंचे। वो दोनों गाड़ी से उतरे और स्टीव आसपास देखने लगा। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना भी था और डरावना भी। जैरेड ने स्टीव से पूछा, क्या हो गया? जंगल देख के घबरा गए? अरे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी मौजूद है, तुम्हें खरोच भी नहीं आने देगा, समझे? ये कहकर जैरेड ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से बंदूक निकाली और कुछ ज़रूरी सामान भी निकाला और सारा सामान लेके वो जंगल के अंदर चले गए। गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए गाड़ी उन्होंने वहीं बाहर ही छोड़ दी। अंदर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगी। वो किसी लाश की थी। कोई लाश वहाँ पे काफ़ी बुरी तरह से सड़ रही थी। जैरेड और स्टीव को लगा कि किसी जानवर की लाश है जो कि सड़ रही है, इसलिए इतनी बदबू आ रही है। इसलिए उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से जैरेड का पैर किसी चिपचिपी चीज़ पे पड़ा। जैरेड ने नीचे देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वो लाश जो सड़ रही थी वो किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की थी। जैरेड ये देख के अपने कदम पीछे कर लेता है और स्टीव से कहता है कि ख्याल रखना, शायद यहाँ कोई जंगली जानवर है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने जा ही रहा था, तभी अचानक से उसे याद आता है कि अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उस जंगल में जाना इल्लीगल है, क्योंकि उस जंगल में काफ़ी मौतें हो रखी थी, इसलिए उस जंगल में जाना सरकार ने गैरकानूनी कर दिया था। जैरेड ये बात किसी को नहीं बताता और स्टीव के साथ जंगल में थोड़ा और अंदर चला जाता है। जैरेड को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो हिरणों की थी। हिरणों की आवाज़ सुन के जैरेड अपनी बंदूक तैयार कर लेता है और एक जगह पे स्टीव को छुपा देता है और खुद भी एक खाली शांत जगह पे बैठ जाता है निशाना लगा के। और जैसे ही कोई हिरण उसके निशाने पर आता है वो एक गोली चला देता है। वो हिरण घायल हो जाता है और जैरेड उस हिरण के पास आगे बढ़ता है और जैरेड उस हिरण की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और वो जैसे ही हिरण की तरफ बढ़ रहा होता है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैरेड अपने कदम पीछे ले लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किस जानवर की हो सकती है। वो अपनी बंदूक को फिर से तैयार कर लेता है और स्टीव को छुपे रहने के लिए बोलता है। स्टीव जैरेड की बात मान के बाहर नहीं निकलता। जैरेड अपनी बंदूक से इधर उधर देखने लगता है कि आखिर कौन है ये जानवर जो इतनी अजीब आवाज़ें निकाल रहा है। कुछ देर बाद जैरेड सोचता है कि वो जानवर शायद चला गया है, इसलिए वो उस जंगल की बीचों बीच एक तंबू लगाता है और उस हिरण को पकाकर वो स्टीव को खाने के लिए देता है और खुद भी खाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो एक आग जला लेते हैं और दोनों आग पे हाथ सेकने लगते हैं। हाथ सेकते सेकते वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। जैरेड अपने बारे में बता रहा था कि कैसे उसने खतरनाक से खतरनाक जंगलों में जाके शिकार किया है और वहाँ पर सरवाइव किया है, और वहीं पर स्टीव के पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। स्टीव एक काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से था, जिसके माता पिता की मौत स्टीव के बचपन में ही हो गई थी। तब से वो बेघर था, वो पढ़ लिख नहीं पाया, जिसकी वजह से उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। जैरेड ये सब सुन के स्टीव से कहता है कि चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हम दोनों एक दूसरे की फैमिली। खाना ख़त्म करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और तकरीबन रात के 1 बजे जैरेड को फिर से कुछ आवाज़ आती है। जैरेड को लगता है कि वो जंगली जानवर वापस से आ चुका है, इसलिए वो गन तैयार करके बाहर निकलता है और आसपास देखने लगता है। आवाज़ के कारण स्टीव भी उठ जाता है और वो जैरेड से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जैरेड उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि टेंट में ही अंदर रहो,
जैरेड अपनी बंदूक लेके तैयार था। अगर उसे कहीं से भी हलचल महसूस होती तो वो वहाँ पर शूट कर देता। तभी जैरेड को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। स्टीव वो चीख सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जैरेड स्टीव को कहता है कि उसके साथ चले। जैरेड और स्टीव उस चीख का पीछा करते हैं और वो जो देखते हैं उसे देख के उन्हें यकीन नहीं होता। वो देखते हैं कि एक आदमी बुरी तरह से घायल है और उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। जैरेड उसके पास तुरंत जाता है और पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। वो आदमी कुछ बताने ही वाला था, तभी अचानक से वही आवाज़ वापस आती है। वो घायल आदमी एक ही बात बोलता है, वेंडिगो। और ये बोलते ही उसकी मौत हो जाती है। जैरेड ये सब देख के हैरान हो गया था कि इतनी बुरी मौत कोई जानवर तो मार ही नहीं सकता, क्योंकि उस आदमी के पास भी बंदूक थी। और जब जैरेड उसका पॉकेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी भी एक काफ़ी बड़ा शिकारी था और इतने बड़े शिकारी को मार पाना किसी जानवर के बस की बात तो है नहीं। जैरेड समझ जाता है कि इस जंगल में कुछ ना कुछ तो अजीब ज़रूर है, इसलिए वो स्टीव से कहता है कि अब से हम और भी ज़्यादा सावधान रहेंगे और बस 2 ही दिन यहाँ रुकेंगे, क्योंकि 2 दिन में हमारा शिकार पूरा हो जाएगा और हम दोनों यहाँ से निकल चलेंगे। जैरेड उस लाश को दफना देता है और वो दोनों अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। वो दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे स्टीव सो जाता है और जैरेड को भी नींद आ जाती है। जैरेड कच्ची नींद में सो रहा था क्योंकि उसे पता था कि पक्की नींद में अगर वो सो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है वो जानवर जैरेड पे भी हमला कर दे। तकरीबन रात के 3 बजे जैरेड की आंख खुलती है और वो देखता है कि स्टीव वहाँ पर है ही नहीं। जैरेड ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर जैरेड को लगता है कि स्टीव आसपास ही कहीं गया होगा। वो स्टीव को आवाज़ लगाता है लेकिन स्टीव का कोई जवाब नहीं आता और तभी अचानक से स्टीव के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैरेड उस दिशा में भागता है और वो देखता है कि स्टीव एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसको पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख के जैरेड को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो स्टीव से पूछता है कि तू इतनी रात को यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, जिसके जवाब में स्टीव कहता है कि उसने एक बहुत ही अच्छी जगह चुनी है रुकने के लिए। जैरेड ये बात सुन के काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि चलो मुझे भी वहाँ ले चलो। स्टीव उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है और उसे एक गुफा के पास लेकर आता है और वो जैरेड से कहता है कि ये रही वो जगह। जैरेड वो गुफा देख के थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि उस गुफा में पूरी तरह से अंधेरा था। फिर जैरेड उस गुफा में जाता है और आग जलाता है। स्टीव जैरेड से पूछता है कि ये जगह अच्छी है ना। जैरेड को भी वो जगह पसंद आई थी। जैरेड और स्टीव आराम कर रहे थे, तभी अचानक से जैरेड को एक चीज़ दिखी। जैरेड ने देखा कि गुफा के कोने में ढेर सारे कंकाल पड़े हुए थे और उसी कंकाल में एक कटा हुआ सर था और वो कटा हुआ सर किसी और का नहीं, स्टीव का था। और अगर स्टीव का कटा हुआ सर उधर पड़ा हुआ है तो ये कौन है जो कि जैरेड के साथ आराम कर रहा है। जैरेड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो स्टीव से पूछता है कि मेरे बारे में कुछ बताओ। स्टीव की ज़बान लड़खड़ा जाती है और वो पूछता है कि मैं क्या बताऊं। स्टीव कुछ नहीं बता पाता और जैरेड को पता चल जाता है कि ये स्टीव नहीं, उस नकली स्टीव को भी पता चल जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो हंसने लगता है। होशियार तो बहुत हो तुम, लेकिन आज तो तुम मरोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसा कह के वो एक विशालकाय 8 फुट के एक राक्षस में बदल जाता है जिसके शरीर पे मांस था ही नहीं। जैरेड वहाँ से अपनी पूरी जान लगा के भागता है, लेकिन उसके भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस आदमखोर की रफ्तार जैरेड से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो आदमखोर जैरेड को पकड़ लेता है, लेकिन जैरेड अपने ही पैर में छुपाया हुआ एक नाइफ निकालता है और उस आदमखोर के अंदर घुसा देता है और अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भागता है। जैरेड काफ़ी देर तक भागता रहता है और जंगल के बाहर निकल जाता है। तभी अचानक से वो देखता है कि वो रोड पे पहुँच चुका है और एक गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी रोकता है और बाहर निकलता है और उस जैरेड की हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे गाड़ी में बैठाता है। जैरेड कुछ बोलने की हालत में नहीं था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल था। वो आदमी जैरेड से पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, जिसके जवाब में
जैरेड उसे जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहता है। वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिसके जवाब में जंगल से एक चीख निकलती है। वो ड्राइवर भी काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से गाड़ी लेके तुरंत निकल जाता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और एक बार मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं सुनाने वाला हूं कुछ वेयरवुल्फ की डरावनी कहानियां। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विकास ने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद इतने पैसे इकट्ठा किए थे कि वो आज घर बना रहा था। उसने घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदी थी और वो ज़मीन एक जंगल के पास थी। वहाँ पर प्लॉट कटे ही थे, वहाँ पर किसी ने घर नहीं बनाया था। विकास पहला बंदा था जो वहाँ पर घर बना रहा था। विकास का आधा घर तैयार हो गया था, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारा काम बाकी था। सारे मजदूर शाम के वक्त अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन विकास को कोई ऐसा मजदूर नहीं मिल रहा था जो उसके घर का ध्यान रखे रात के वक्त। इसलिए विकास ने खुद ही वहां रात को रुकने का फैसला किया। शाम के वक्त सारे मजदूर अपने अपने घर चले गए और विकास वहीं पर रुका रहा। अपने घर की पहली मंजिल पर विकास रात के वक्त बैठा हुआ था। तकरीबन रात के 11 बजे थे और वो खाना खा के आराम कर रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे उसके घर में कोई आ गया है। विकास का घर पूरी तरह से नहीं बना था और उसमें ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी। विकास को पूरा यकीन था कि शायद कोई अंदर घुस गया है और वही ये सब हलचल कर रहा है। विकास खड़ा हुआ और एक सुरक्षा के लिए एक डंडे को लेकर घूमने लगा। उजाले के लिए उसने परमानेंट एक बल्ब लगा रखा था जिससे वहाँ रोशनी आ रही थी और विकास पूरे बिल्डिंग में घूम रहा था। तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई दी एक। ये आवाज सुन के विकास को चैन पड़ा। उसने देखा कि एक चूहा है और वो चूहा अंधेरे में कहीं गायब हो गया। विकास ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि ये हलचल की आवाजें इसी चूहे की वजह से हो रही होगी और वो वापस से आराम करने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में एक और आवाज दस्तक देती है, जिसकी वजह से उसकी आ रही सारी नींद वहीं उड़ जाती है। यह आवाज सुन के विकास काफी ज्यादा डर गया था। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर यहां घुस गया है, क्योंकि जंगल ज्यादा दूर नहीं है। विकास इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसे इस बात का यकीन तो हो ही गया था कि कोई ना कोई तो जरूर अंदर घुस गया है। वो बिल्डिंग नई नई बनी थी और आसपास जंगल एरिया था, जिसकी वजह से वहाँ टावर बहुत कम थे। और विकास एक कॉल करने के लिए छत की तरफ भागा। छत पर चढ़ने के बाद वो नीचे की ओर देखता हुआ उसने फ़ोन मिलाया और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। उसके फ़ोन मिलाते हुए हाथ अचानक से रुक गए। उसने देखा कि कम से कम 4-5 भेड़िए उसकी बिल्डिंग के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और एक आदमी उनके बीचों बीच खड़ा है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसे लगा कि उस आदमी को वो सारे भेड़िए मार देंगे। लेकिन अजीब बात तो यह है कि उस आदमी की शक्ल पे बिल्कुल भी डर नहीं था। वो एकदम बिना डरे वहाँ पर खड़ा था, जैसे वो सारे भेड़िए उसके नौकर हो। वो आदमी वहीं पर खड़ा था। वो दिखने में थोड़ा अजीब था, लेकिन विकास इंसानियत के नाते डंडे को लेके उस आदमी को बचाने के लिए नीचे उतरा और जाते ही उसने उन भेड़ियों के सर पे डंडे से जोरदार वार किया, जिसकी वजह से वो सारे भेड़िए इर्द गिर्द इधर उधर भागने लगे। विकास ने काफ़ी हिम्मत से काम लिया था, लेकिन था तो वो इंसान ही। इतने सारे भेड़ियों को देखकर वो घबरा गया था। उसने उस आदमी से बोला कि अरे 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 पागल वागल है क्या, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा भाई? अरे मार देंगे ये भेड़िए तुझे, चल मेरे साथ ऊपर। जिसके जवाब में उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा।
विकास उसे देख रहा था और बार बार कहे जा रहा था कि यहाँ से चलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, वो भेड़िए जान से मार देंगे उन दोनों को। लेकिन उस आदमी ने उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और विकास को कहा कि मेरे लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उस आदमी ने धीरे धीरे विकास की तरफ कदम बढ़ाए और उस आदमी के ऐसे कदम बढ़ाते हुए विकास काफी ज्यादा डर गया और अपने कदम पीछे लेने लगा। तभी अचानक से वो पांचों भेड़िए वापस से आए। वो सारे विकास पे हमला करने ही वाले थे। तभी अचानक से उस आदमी ने उन पांचों भेड़ियों को एक हाथ दिखाया और वो हाथ उसने ऐसे दिखाया जैसे वो उन्हें रोकने का इशारा कर रहा हो और वो सारे भेड़िए शांत हो गए। विकास अपने कदम पीछे ले रहा था और वो आदमी विकास की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वो कदम बढ़ाते बढ़ाते बोला कि तुझे पता है मैंने इन्हें क्यों रोका? अगर मैं इन्हें इशारा नहीं करता ना तो ये तेरे चीथड़े उड़ा देते, लेकिन मैंने तुझे मारा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तू अच्छा इंसान है। मुझे पता चल गया तू मुझे देखकर ये सोच कर आया कि वो मुझे मार देंगे। तू मुझे बचाने के लिए आया। अच्छा दिल है तेरा, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। और ये बोलते बोलते वो एक आदमखोर भेड़िए में बदल गया। वो तकरीबन 8 फुट का एक भेड़िया बन गया जो कि 2 पैरों पे चल रहा था। ये देखते ही विकास की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसके आसपास उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उससे आदमखोर भेड़िए ने कहा कि इस घर को छोड़ के चला जा, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, समझा? यह हमारा घर है। जिसके जवाब में विकास काफी ज्यादा डर गया। उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी और अचानक से वो ये सब भयानक मंजर देखता हुआ बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपनी छत पर है और वो आदमी वहीं पर बैठा हुआ है। उस आदमी को देख के विकास काफी ज्यादा घबराने लगा और उसने कहा कि देखो, मुझे जाने दो, ये ज़मीन मैंने खरीदी है। मैंने बड़ी मेहनत करी है, सालों साल। मैंने बड़े पैसे लगाए हैं यहाँ पे। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ यहाँ पर। मेरे को परेशान मत करो, देखो अच्छा नहीं होगा। और ये बातें सुन के वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा। हाँ, हमारा कोई हक नहीं इस धरती पे। हाँ, हर जगह तुम अपने घर बना लो, जंगलों में, बस्तियों में, हर जगह तुम अपने घर बना लो। हम कहाँ जाएंगे? हम जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? तुमने तो अपना घर यहाँ बना लिया, अब हमें बताओ हम कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे हमारी जमीनों पे कब्जा कर करके हमारे घरों को छीन के उनके ऊपर घर बनाए जा रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही मतलबी हो रहे हो? तुमने कुछ कागज के टुकड़े देकर इस जमीन को अपने नाम कर लिया। ये जमीन, तुम्हें सच में लगता है इस जमीन की कोई कीमत होती है? तुम जितने भी पैसे खर्च कर लो, जितने भी कागज के टुकड़े खर्च कर लो, तुम कभी जमीन बना सकते हो उन पैसों को खर्च करके? जवाब दो। जिसके जवाब में विकास घबराते हुए कहा कि नहीं बना सकते। और फिर वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि क्यों? तुमने तो कुछ कागज के टुकड़े देखकर ये जमीन खरीद ली, फिर उन कागज के टुकड़ों का इस्तेमाल करके जमीन क्यों नहीं बना सकते? और जमीन बनाओ ना। वो जमीन के टुकड़ों को तुम कागज से नहीं खरीद सकते। ये धरती जो है इकलौता इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ कई तरह के जीव रहते हैं, सबका बराबर का अधिकार है। तुमने कुछ टुकड़ों को कमाना सीख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हारी है। कई सालों से हम इस अन्याय को सहते रहे। तुम सब हमारे घरों को खराब करते रहे, हमारे घरों को काटते रहे।
लेकिन अब और नहीं, ये हमारा घर है, यहां तुम अपना घर नहीं बना सकते। मुझे इंसानों से नफरत है। हमेशा लालच में इंसान का ही बुरा कर देता है। तो हम तो जानवर हैं। खैर, यहां कोई घर नहीं बनेगा तुम्हारा। इस जमीन को तुमने जिससे खरीदा है उससे पैसे वापस लेके यहां से चले जाओ। विकास को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या देख रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके सर में दर्द हो रहा था। वो आदमी विकास को ये सारी बातें समझा रहा था। तभी वो आदमी उठता हुआ बोला कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं पत्थर दिल हूं और आगे भी मैं नरम दिल से काम नहीं लूंगा। आज तो मैंने छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन जो मैंने बताया है वो जल्दी से जल्दी करो, वरना अगर तुमने वापस यहां अपना घर बनाने की कोशिश की तो जो होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। और ये आवाज़ सुनने के बाद विकास बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो वो आसपास देखने लगा तो सुबह हो चुकी थी और सारे मजदूर उसके आसपास खड़े थे। विकास को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या, लेकिन एक बात तो उसे समझ आ गई थी कि यहाँ पर घर बनाना खतरे से खाली नहीं है। उसने उस जमीन को बेच दिया। सचिन अपनी कार में सफर कर रहा था और अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा था। उसके रास्ते में एक सुनसान रास्ता है और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो अपनी कार को उसी रास्ते पर लेकर जा रहा था। उसके चारों तरफ कुछ था तो सिर्फ सन्नाटा। वो अपनी कार को चलाए जा रहा था। उसके दोनों तरफ अगल बगल जंगल था। वो अपनी कार को काफ़ी तेज़ी से लेकर जा रहा था। तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक हिरन आ गया, जिसकी वजह से उसने ज़ोरदार एक ब्रेक मारी, लेकिन कार पूरी नहीं रुक पाई और उस हिरन को टक्कर लग गई। टक्कर ज़्यादा ज़ोरदार नहीं थी, लेकिन वो हिरन गिर गया वहीं पर। और सचिन ने तुरंत दरवाज़ा खोला और उसके पास बढ़ ही रहा था। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने देखा कि एक तेज़ी से भागता हुआ 8 फुट का एक भेड़िया और इंसान का हाइब्रिड आया और उस हिरण को उठा के वहाँ से ऐसे गायब हो गया जैसे वो आया ही नहीं था। इतनी रफ्तार से वो आकर गायब हुआ था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। सचिन तो कम से कम 5 मिनट तक वहीं पर बुत बन के खड़ा रहा कि ये सब हुआ क्या। अभी अचानक से उसकी आंखों के सामने एक हिरण पड़ा था, लेकिन वो 8 फुट का दिखने वाला भेड़िया मानव उसे लेकर ऐसे गायब हो गया जैसे कोई लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो। सचिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो यही सब सोचा जा रहा था कि क्या ये सब हकीकत थी या ये सब वहम था। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपनी कार में वापस बैठा और कार को चलाने लगा। तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई दी। और ये आवाज सुन के वो काफी ज्यादा घबरा गया और अपनी गाड़ी को और भी तेजी से निकालने लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक 8 फुट का वही हाइब्रिड उसकी कार का पीछा कर रहा था और वो इतनी तेजी से पीछा कर रहा था कि वो कार की स्पीड को बस पकड़ने ही वाला था। लेकिन जैसे तैसे करके सचिन ने उस कार की स्पीड को और बढ़ा दिया और कार काफ़ी तेज़ी से वहाँ निकल रही थी। काफ़ी मुश्किल से उस रास्ते से सचिन अपनी कार को दूर लेकर आ पाया, लेकिन पीछे से एक आवाज़ गूंजती रही। सचिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकला
और घर आकर उसने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा करा कि वो आज बच गया, वरना वो आदमखोर भेड़िया सचिन को अपना शिकार बना ही लेता। सचिन ने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी थी और उसे अपनी आंखों पे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब क्या देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसका वो मजाक बनाता था बचपन से और सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसी चीज़ों को सुनना पसंद करता था, आज उसने उन चीज़ों का सामना किया है। सचिन ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि किसी ज़िंदगी के मोड़ पर उसे इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और उसने चैन की सांस ली। हाथ मुंह धोकर उसने अपनी टीवी को खोला और टीवी पे न्यूज़ चैनल लगाया। लेकिन जैसे ही उसने न्यूज़ चैनल को ऑन किया, उसने जो न्यूज़ देखी वो न्यूज़ देखते ही उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। और वो न्यूज़ थी कि नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल पे, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमखोर भेड़िए की जिसे कई लोगों ने देखने का दावा किया है। लोगों ने बताया है कि वो कम से कम 8 फुट का है और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक है। उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। वो किसी भी चलती हुई कार का पीछा कर सकता है। वहाँ से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर्स और अन्य यात्रियों की बातों को माने तो वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक है और वो इतनी तेज़ी से कार का पीछा करता है जैसे कार चल ही नहीं रही हो। लेकिन फॉरेस्ट टीम ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन जो इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं और जिन्होंने इस सब चीज़ों को देखा है वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और उन्होंने उन रास्ते से आने जाना बंद कर दिया है। क्या लगता है आपको, इन सब बातों के पीछे क्या है? कोई अफवाह या सिर्फ ये एक सच है? ये सब सुनते ही सचिन के होश उड़ गए और उस न्यूज़ चैनल पे और भी लोगों के इंटरव्यू चले जिन्होंने उस आदमखोर भेड़िए को देखा था, और उन सब लोगों ने वही सारी बातें बताई और वही सारे अनुभवों को बताया जो कि सचिन ने भी आज अनुभव किया था। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया इन सारी बातों को देखकर और उसने कसम खा ली कि वो उस रास्ते से कभी भी नहीं गुजरेगा। लेकिन उसके दिमाग में इतना ज़्यादा डर और दहशत भर गई थी कि उसे रात के वक्त सोते वक्त ऐसी आवाज़ें आती थी।